और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे की करेंगे। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की 30वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है और ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि आज पीएम मोदी वहां से क्या बातें जनता के सामने रखते हैं, किन बातों पर उनका फोकस होता है। देखिए क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। 30वीं सालगिरह है पंचायती राज व्यवस्था की, जिस मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया है अलग अलग जगहों में, और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे और क्या उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। पीएम के दौरे को लेकर आपको कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा पीएम कर रहे हैं और ऐसे में ये बहुत अहम है कि वहां से क्या कुछ बातें वो सामने रखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की 30वीं सालगिरह का दौरा है और इसी दौरे के दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सांबा जिले में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो देश भर की सभी ग्राम सभाओं को यहीं से संबोधित करेंगे। तमाम अलग अलग राज्यों के और जिलों के जो नेता हैं वो जुड़ेंगे, जनता को यहीं से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वर्चुअली ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और 20,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी यहाँ पर कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी का। इसके अलावा आपको बताएं बनिहाल कांजी गुंड सड़क सुरंग का भी उद्घाटन यहाँ से पीएम मोदी कर देंगे। इसके अलावा देखिए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे और रतले और क्वारपन बिजली प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने वाले हैं। तो ये तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसकी आधारशिला रखेंगे या उद्घाटन करेंगे उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। देश के हर जिले में 75 जल निकायों के लिए अमृत सरोवर योजना पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से बात करेंगे। तो ये पूरा अहम कार्यक्रम रहेगा। ये दौरे के दौरान जो कार्यक्रम तय किए गए हैं पीएम के वो बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि आज 30वीं सालगिरह है पंचायती राज दिवस की और ऐसे में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वहां से जब वो सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे तो डिजिटल तौर पर ग्राम सभाओं को जोड़ा जाएगा ताकि वो पीएम को सुन सके। और ऐसे में आपको साथ ही ये भी बता दें कि कई बड़ी योजनाएं जिसकी आधारशिला रखेंगे और कुछ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से। तो वहीं पंचायती राज दिवस पर सीएम योगी जालौन के दौरे पर रहेंगे और यहां सीएम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां सीएम पीएम मोदी के कार्यक्रम में डिजिटली जुड़ने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि सीएम योगी पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा ग्रामीणों से जनसंवाद भी करेंगे। जालौन के विकास खंड डकोर के गांव एरी रामपुरा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जालौन और मिर्जापुर जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिलना है। इसके तहत सीएम जालौन में मौजूद होंगे। आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत रामपुरा और जिला पंचायत अध्यक्ष जालौन को मिले अवार्ड को सीएम योगी अपने हाथों से ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष को यहाँ पर देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो देखिए ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 12 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। और अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है मुख्यमंत्री का ये भी आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले 11:35 पर जो जानकारी है, जालौन की एरी रामपुरा ग्राम पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 11:35 बजे ग्राम पंचायत का वो निरीक्षण भी कर लेंगे और इसके बाद प्राथमिक विद्यालय पंचायत भवन के साथ ग्राम पंचायत के कामों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बात करें दोपहर 12:10 पर सीएम बच्चों का अन्नप्राशन करेंगे और यहाँ पर महिलाओं की गोद भराई की भी रस्म अदा करेंगे। इसके अलावा 2 ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को सम्मानित करने के बाद वो जनता को संबोधित करेंगे। 12:12 से लेकर 1:35 तक पीएम के साथ वर्चुअली जो संवाद कार्यक्रम है उससे भी वो जुड़ने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आज जालौन के रामपुरा ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान ओंकार पाल को सम्मानित करने आ रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं।
ग्राम प्रधान ने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की है और कहा कि वो सीएम योगी से मिलने वाले पुरस्कार को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आप भी सुनिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आज ग्राम पंचायतों का उत्साहवर्धन का दिन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन जिले में होंगे। विकासखंड डकौर के एरी रामपुरा ग्राम पंचायत को आज सम्मानित करने आ रहे हैं। ग्राम प्रधान ने इतना बेहतरीन काम किया कि उनको चुना गया है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में मौजूद होंगे और वहां से पूरा वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हमारे साथ एरी रामपुरा जो ग्राम पंचायत है उसके प्रधान मौजूद हैं, ओमकार पाल। उनसे बात कर लेते हैं। कितना उत्साह बढ़ाने वाला ये कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आपको बहुत खुशी, आपको पुरस्कार मिलने जा रहा है। बिल्कुल सर, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ ग्राम पंचायत में और एक प्रधान को यहाँ पुरस्कृत करने आ रहे हैं। ये सर बहुत सौभाग्य की बात है सर। सरकार से पहले मेहनत काफ़ी की होगी ग्राम पंचायत को सजाने में, संवारने में, हर योजना को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करवाने में। बिल्कुल सर, इससे पहले मेरी पत्नी प्रधान थी। मैं दोबारा रिपीट हुआ हूँ, इस पद पे मैं हूँ। इससे पहले ग्राम पंचायत में बहुत ही अव्यवस्था थी। इसके बाद हमने एक ही लक्ष्य था हमारा कि गांव को किस तरह से स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, बच्चों को विद्यालय शिक्षा किस तरह से किया। सर रात दिन की एक मेहनत, एक दिन रंगलाई और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह से हमें पुरस्कृत किया जा रहा है। और यहाँ पर आगमन पर हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे अच्छा काम आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि किया गया गाँव की और ग्राम पंचायत की बेहतरी के लिए? शिक्षा पर हमारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। बच्चों के लिए शिक्षा सुरक्षा के लिए बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है, जो प्रदेश में एक ही व्यक्ति को मिलता है। इस पर शिक्षा पर सबसे ज़्यादा और स्वच्छता पर भी हमारा बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है। महिला बाल हितैषी ग्राम पंचायत पे भी कार्यक्रम चल रहा है। सभी योजना का हम अपनी ग्राम पंचायत में सभी व्यक्तियों को लाभ दिलाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान ओमकार पाल हैं और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले मान रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी ग्राम पंचायत में आएंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। जालौन से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस फिर से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में जहां कमेटी का गठन शुरू हो गया है, तो वहीं यूपी में इसको लेकर अब मंथन तेज हो चुका है। खबरें सामने आ रही हैं कि यूपी सरकार भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसकी तस्दीक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ताजा बयान है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यूपी सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, क्योंकि यूपी ही नहीं देश भर में एक कानून की जरूरत है। हर तरफ से उठ रही इस कानून को लेकर मांग के बाद हम भी इसके समर्थन में हैं। डिप्टी सीएम के अलावा भी भाजपा के कई नेताओं ने इस मामले में अपनी राय रखी है। साल पुरानी कमल प्रतिज्ञा, 100 दिन में संकल्प यज्ञ पूरा। देश के सबसे बड़े सूबे में भगवा ब्रिगेड ने विजय का भगवा परचम लहरा दिया। लेकिन केसरिया रथ इसी तरह जीत के पथ पर चलता रहे, इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 2024 की चुनावी महाभारत से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे पुरानी कमल प्रतिज्ञा को साकार करने में जुटती दिख रही है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वो संकल्प जिसे 3 दशक पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी, एक बार फिर वही कॉमन सिविल कोड भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी शस्त्र बन सकता है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को बड़े पैमाने पर समझना जरूरी है। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले ही कॉमन सिविल कोड पर कमेटी का गठन कर चुकी है। दूसरी तरफ शुक्रवार को भोपाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे ही संकेत दिए।
भाजपा की पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, समान नागरिक संहिता के लिए भाजपा में सामूहिक सियासी सुर उठने लगे हैं। जनसंघ के जमाने की बात करेंगे तो हमारी 3 मांगे थी, राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। 2 तो हो गए, तब तीसरा होना चाहिए, तब कॉमन सिविल कोड को होना ही चाहिए, कॉमन सिविल कोड को, और इसे सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। एक व्यवस्था के अंतर्गत देश का संचालन वही है, और उस व्यवस्था को हम क्यों न माने। देश संविधान से चलता है ना, और जब देश संविधान से चलता है तो कॉमन सिविल कोड की तो पहले ही परिभाषा आ चुकी है, और जब परिभाषा आ चुकी है तो उसके हिसाब से डर क्यों है। मुद्दे की बात यह है कि समान नागरिक संहिता भाजपा के सबसे बड़े वादों में से एक है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। लेकिन समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए सिर्फ एक ही कानून पर काम होगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार अपने 100 दिनों के कार्यकाल में ही कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कि जिस तरह उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, उसके मद्देनजर इसे लेकर यूपी में भी सुगबुगाहट तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा सीतापुर जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। सीतापुर जेल में करेंगे आजम खान से वो मुलाकात, और अखिलेश यादव के निर्देश पर कई विधायकों के साथ पहुंचेंगे सीतापुर जेल। रवाना हो चुके हैं सीतापुर जेल के लिए, जहां पर वो आजम खान से मुलाकात करेंगे। दरअसल आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच रहा है और मुलाकात करेगा आजम खान से। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। शुक्रवार को ही शिवपाल यादव ने मुलाकात की थी आजम खान से, और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से मिलकर वो आजम खान से जो बातचीत हुई है उसके बारे में बात करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। और देखिए, उसके ठीक 2 दिन के बाद अब प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि रविदास मेहरोत्रा रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो सीतापुर जेल पहुंचेंगे, आजम खान से मुलाकात भी करेंगे। यूपी में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी कर इतिहास तो रच दिया, लेकिन यह संभव कैसे हुआ? यूपी के कुरुक्षेत्र में भाजपा ने बाजी कैसे मार ली? कौन सा ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी के लिए हिट साबित रहा? इन सब सवालों के जवाब में एक रिपोर्ट तैयार हुई है जो कि हर एक सवाल का जवाब देगी। आप भी देखिए। यूपी में भाजपा की जीत पर बड़ा खुलासा। भाजपा की यूपी फतेह की इनसाइड स्टोरी। बसपा से फायदा, सहयोगियों से नुकसान। भाजपा की जीत में बसपा का बड़ा हाथ। बसपा की बदौलत भाजपा का सपना पूरा। यूपी में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी के कई बड़े फैक्टर सामने आए, जिससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा कमल खिलाकर इतिहास रचा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 25% से ज्यादा सीटों पर बसपा उम्मीदवारों ने सपा गठबंधन का खेल बिगाड़कर भाजपा के लिए जीत का रास्ता खोला। रिपोर्ट के मुताबिक 122 सीटों पर बसपा ने सपा का खेल बिगाड़ा। बसपा ने 122 सीटों पर भाजपा को फायदा पहुंचाया। इन सीटों पर सपा उम्मीदवार की जाति के ही प्रत्याशी उतारे। बसपा ने सपा की तरह 91 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। बसपा ने सपा की तरह 15 सीटों पर यादव उम्मीदवार बनाए थे। सपा बसपा के एक जाति के उम्मीदवारों से भाजपा को फायदा मिला। बसपा उम्मीदवारों के सहारे 122 में से 68 सीटें भाजपा जीती। प्रदेश भाजपा संगठन ने ये रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व यानी कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है, जिसमें दावा ये भी है कि भाजपा को अपने सहयोगियों से ज्यादा बसपा की रणनीति से फायदा मिला और सपा गठबंधन के मुस्लिम यादव फैक्टर को ध्वस्त कर दोबारा सरकार बनाई।
भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जितना फायदा एनडीए के गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों से हुआ, उससे कहीं ज्यादा बसपा के चुनाव लड़ने से। प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर बसपा ने जब प्रत्याशी उतारे तो उनकी वजह से समाजवादी पार्टी का वोट कटा और इसका सीधा फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करके शीर्ष नेतृत्व को, यानी जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसको दे दिया है और इसमें पार्टी कहां पर मजबूत रही इस विधानसभा चुनाव में और कहां पर क्या कमियां रह गई, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक जानकारी दी गई है। यानी कौन सी सीट कितने मार्जिन से जीते या कौन सी सीट कितने मार्जिन से हारी, ये हर बात उसमें दी गई है। संगठन की ये रिपोर्ट हर सीट पर जीत हार के आकलन पर तैयार की गई। इसमें पश्चिमी यूपी को लेकर भी पूरा ब्यौरा जुटाया गया है। जाट मतदाता शहरी और ग्रामीण में बटे। शहरी जाट मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सीटों पर सपा रालोद गठबंधन आगे रहा। किसान आंदोलन का कोई खास असर नहीं पड़ा। किसान आंदोलन के गढ़ से जुड़ी 30 सीटों में रालोद सिर्फ 8 पर जीती। पहले चरण की 58 में से 46 सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाया। सपा गठबंधन की तर्ज पर भाजपा ने भी 17 जाट उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा के 10 प्रत्याशी जीते, गठबंधन के सिर्फ। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दे, सीतापुर जेल पहुंचा सपा का प्रतिनिधि मंडल। आजम खान से मिलने के लिए पहुंचा है सपा का प्रतिनिधि मंडल और आपको बताएं कि रविदास मेहरोत्रा जो कि पहुंचे हुए हैं, अगुवाई कर रहे हैं प्रतिनिधि मंडल का, वो आजम खान से मिलेंगे और इसके बाद जो भी बातचीत होगी वो अखिलेश यादव को ब्रीफ करेंगे। जानकारी है, ताजा अपडेट ये है कि सीतापुर जेल पहुंच चुका है सपा का प्रतिनिधि मंडल। आपको बता दें कि आज यहाँ पर आजम खान से मुलाकात करने का कार्यक्रम था, लेकिन अब ताजा अपडेट यह है कि आजम खान ने मिलने से मना कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से मना कर दिया है, जबकि शुक्रवार को शिवपाल यादव ने मुलाकात की थी आजम खान से। लगातार आजम खान की नाराजगी सामने आ रही थी और उनके मीडिया प्रभारी ने सीधे तौर पर खुलकर ये कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। और अब देखिए सपा के प्रतिनिधि मंडल को आजम खान ने मना कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर और साथ ही साथ इससे एक बहुत बड़ा संकेत कि आजम खान नाराज हैं समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का वहां पर पहुंचा, लेकिन आजम खान ने मिलने से मना कर दिया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जबकि शिवपाल यादव से वो मुलाकात कर चुके हैं शुक्रवार को और मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने यह भी कहा था कि वो जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ करेंगे कि क्या बातचीत हुई है आजम खान से। लेकिन अब जब अखिलेश यादव की तरफ से पहल की गई तो आजम खान ने मना कर दिया है सपा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से। आजम खान से सीतापुर जेल मिलने पहुंचा था प्रतिनिधि मंडल। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, ये बहुत बड़ी खबर है कि मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का तो पहुंचा, लेकिन आजम खान ने मना कर दिया। क्या वहां से खबर है, क्या तस्वीरें आप समझ पा रहे हैं? देखिए, आज जो है सपा का प्रतिनिधि मंडल जिसमें विधायक रविदास मल्होत्रा और अन्य नेता पहुंचे हैं सीतापुर जिला कारागार। आजम खां पिछले 2 साल से भी अधिक समय से सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं और उनसे मिलाई करने के लिए सपा के विधायक जो है रविदास मल्होत्रा पहुंचे थे, उनके साथ प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। उन्हें जेल के अंदर तो ले लिया गया है, लेकिन जेल के अंदर से इस वक्त एबीपी गंगा पर बड़ी खबर इस बात की आ रही है कि आजम खान ने अपने बीमारी का हवाला देकर मिलाई करने से मना कर दिया है और जेल अधिकारियों ने पहले ही सपा प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी थी। बावजूद इसके चूंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था तो वो लोग सपा का प्रतिनिधि मंडल सीतापुर जिला का कारागार पहुंचा हुआ है। अभी सपा का प्रतिनिधि मंडल अंदर ही बैठा हुआ है जेल के अधिकारियों के साथ, लेकिन उन्होंने मिलाई से मना कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दें 2 दिन पहले ही जो है सपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव मिलाई कर वापस लौट गए हैं, लेकिन आज सपा का जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा तो उन्हें मना कर दिया गया है। जी पंकज, लेकिन जैसा कि आप अपडेट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य का हवाला देकर, तबीयत ठीक नहीं है इसका हवाला दिया गया है नाम मिलने के लिए, लेकिन शुक्रवार को शिवपाल यादव मिलते हैं और इससे पहले आजम खान के मीडिया प्रभारी खुलकर बोल चुके हैं कि अखिलेश यादव चाहते ही नहीं कि आजम खान बाहर आ पाए। पंकज, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त ये जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा जब वहां पर पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जब सीतापुर जेल पहुंचे और पूरा ये जो डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी का वो पहुंचा था। रविदास मेहरोत्रा जो कि
अगवानी कर रहे थे इस प्रतिनिधिमंडल का, वो पहुंचे वहां पर। उस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे अहम खबर है, वो ये है कि आजम खान ने मिलने से मना कर दिया है। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी पंकज ये अपडेट कर रहे थे कि स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है कि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं मिल रहे हैं। अभी भी वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इंतजार कर रहा है, वो चाहता है कि वो आजम खान से मिले, लेकिन आजम खान ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकेत है उनकी नाराजगी का, क्योंकि जब उनके मीडिया प्रभारी फसाहत खान खुलकर बोल चुके हैं कि अखिलेश यादव चाहते ही नहीं कि आजम खान जेल से बाहर आए, अगर वो ऐसा चाहते तो वो फिर इसके लिए कम से कम कदम जरूर उठाते, कुछ तो इनिशिएट वो करते। लेकिन अब जब आजम खान ने मना कर दिया है तो ये देखिए, ये अब जो सवाल थे वो और प्रबल होते जा रहे हैं। जब वहां पर रविदास मेहरोत्रा पहुंचे उस वक्त की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे। सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं, उनसे शुक्रवार को शिवपाल यादव ने मुलाकात की है, लेकिन अब सपा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए मना कर दिया। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये बहुत बड़ा संकेत है आजम खान की नाराजगी का, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, इसकी जानकारी एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को दे दी थी कि 2024 के मद्देनजर रणनीति बन रही है, एक मोर्चा बन रहा है, एक गठबंधन बन रहा है और वो समाजवादी पार्टी से अलग का सारा माहौल है। मैंने और एबीपी गंगा ने उस दिन ही कह दिया था कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव होगा वो सपा के गठबंधन के तहत या सपा के चुनाव चिन्ह पर न आजम खान लड़ेंगे 2019 की तरह और न शिवपाल यादव का कोई प्रतिनिधि लड़ेगा 2024 में। जी हाँ, मैनपुरी से आदित्य यादव अंकुर प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, जो शिवपाल यादव के बेटे हैं। ये सारी रणनीति चल रही है। एबीपी गंगा ने दर्शकों को बता दिया। आज देखिए, उस पर मुहर लग गई और रविदास मेहरोत्रा अकेले नहीं गए होंगे, वो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर अखिलेश यादव से पूछ कर गए होंगे, उनके कहने पर गए होंगे। लगातार चैनल्स पर जो चल रही हैं खबरें कि शिवपाल यादव ने मुलाकात की, आजाद चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे, फलाह ने जयंत चौधरी ने वहां उनके बेटे से मुलाकात की। तो ये जो प्रक्रिया लगातार चल रही है, ये समाजवादी पार्टी के अंदर खलबली मचाने वाली बातें हैं। और साथ ही साथ आजम खान कोई साधारण शख्स नहीं है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हम कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव के बाद MY फैक्टर में M का प्रतिनिधित्व करने वाले Y का प्रतिनिधित्व अगर मुलायम सिंह यादव ने किया तो MY समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी ने सब इस प्रदेश में सरकारें बनाई, कई बार सरकारें बनाई, उसमें M का प्रतिनिधित्व अगर किसी ने किया तो वो आजम खान थे। MY समीकरण याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव और मुस्लिम समीकरण दो इतने बड़े नेता हैं। आजम खान ने मिलने से मना कर दिया है। ये वही कड़ी है जो आगे बढ़ रही है 2024 के मद्देनजर और आजम खान एक नई पार्टी, एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जाट और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर वो गठबंधन होगा, यानी दलित, मुस्लिम और जाट का गठबंधन होगा। डेडली कॉम्बिनेशन होगा और जयंत चौधरी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि जाट और यादव मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते हैं और मुस्लिम भी अगर मिल जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि 22% दलित न हो। ये आंकड़ों का खेल है, समीकरणों का खेल है और 2024 के मद्देनजर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 22 खत्म ही नहीं हुआ, जिस तरीके से तैयारी शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, उसी के मद्देनजर जो समाजवादी पार्टी से निराश लोग हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने हस्त्र देख लिया 2022 में, तो 2024 में क्या होगा, ये उसी की तैयारी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलना, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ये यूपी की सियासत की कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस पार्टी के वो विधायक हैं, उनके बेटे विधायक हैं और जिसके वो सांसद रहे, जिसके वो संस्थापक सदस्य रहे, जिसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव हैं, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिस पार्टी को उन्होंने सींचा है, जिस पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। ठीक है वीरेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस खबर से जुड़ी हुई।